एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। बाकी देखो, क्लास को है ना शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट 1 मिनट का गाइडेंस आप सभी लोगों को दे दूं, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास में पहली बार आते हैं तो उन्हें भी ये गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी मत पढ़ना कहीं से भी। आप इसके अलावा एमसीक्यू पढ़िए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ें। और इसके लिए आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ जाइए और वहाँ पर है ना 2 चीज़ें देखते रहिए। एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन, जहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप आंसर कीजिए। आपको लगेगा कि वही फीलिंग आएगी कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आगे आए वो सब देखनी है आपको। ये सारे के सारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। अगर आप ये कहें सर आप हमें PDF दे दो MCQs की, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ पर आपको MCQs के PDF, चैप्टर के, टॉपिक के सारे वहीं पर मिल जाएंगे। और अगर कोई मेरे इन दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ नहीं पा रहा है तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी है ना अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। ठीक है, तो 1 मिनट का समय समाप्त हुआ और शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। डेट डाल देते हैं, 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। ठीक है, और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा है बेटा, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसको है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कह दो, ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है। या फिर आप ऐसे ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कह दीजिए, एक ही बात है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हिंदी में भी इसको है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाएगा। ठीक है भाई, तो है ना मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है ना सभी एग्जाम्स में आजकल लिखा हुआ देखने को मिलता है ना, मतलब ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के आइए। नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिखा ही मिल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी लेके आइए, तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक बेसिक और एक टेक्निकल। तो अभी है ना बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना चल रहा था और उसमें कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, वो मैं डिस्कस कर दूं, फिर इसका टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो बुनियादी बातें कौन कौन सी आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैंने लास्ट क्लास में ना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया था, है ना, जैसे फाइल एक्सप्लोरर वगैरह बता दिया था मैंने आपको, ना रिसाइकिल बिन का कॉन्सेप्ट बता दिया था, लास्ट में शायद रिकवरी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो ये सारे पॉइंट है ना अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब बेसिकली एक और पॉइंट हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और वो है पावर ऑप्शन। हमने कई बार ये देखा है कि जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही होती है या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर पावर ऑप्शन भी पूछ लेते हैं। ये क्या होता है जी? पावर ऑप्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को जब शट डाउन करना चाहते हैं, है ना, या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना पावर ऑप्शन के नाम से कहलाती हैं या जानी जाती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो, पावर ऑप्शन में सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, दैट इज स्लीप मोड।
ठीक है, कई बार इनके डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं कि बताइए अगर आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हैं तो क्या चेंज या क्या बदलाव होता है या क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। अगर आपने ना अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल दिया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कंप्यूटर की जो मॉनिटर स्क्रीन है ना वो ऑफ हो जाएगी। जैसे आप अपने शरीर को स्लीप मोड में डालते हो ना तो आंखें बंद हो जाती हैं तो दिखना बंद हो जाएगा ना सामने। तो उसी तरीके से समझ लो कि अगर आप अपने कंप्यूटर को 10-15 मिनट के लिए छोड़ के जाना चाहते हो, आप सोच रहे हैं कि मैं 10-15 मिनट में लौट के आ जाऊंगा, बट मैं नहीं चाहता कि मैं कंप्यूटर को शट डाउन करके जाऊं या बंद करके जाऊं, तो आप उस कंडीशन में है ना स्लीप मोड में डाल दीजिए कंप्यूटर को। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मॉनिटर की पावर ऑफ हो जाती है, मॉनिटर की पावर ऑफ कर दी जाती है। समझ में आ गई बात। भाई सीधी सी बात है, 10-15 मिनट बाद आप लौट के आओगे तब तक कंप्यूटर चलता रहेगा। तो कंप्यूटर अगर चलता भी रहे चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 10-15 मिनट में लौट के आने वाले हो, बट उस मॉनिटर स्क्रीन को कौन देख रहा है, मॉनिटर स्क्रीन को तो देख ही नहीं रहा ना। तो मॉनिटर स्क्रीन को जो पावर सप्लाई मिल रही है, बिजली मिल रही है, वो आप बंद कर दो। मॉनिटर स्क्रीन को जो बिजली सप्लाई मिल रही है जिससे पावर कंजप्शन हो रहा है, तो वो आप है ना रोक सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप स्लीप मोड में डाल देते हैं। अब जैसे ही मान लो आप थोड़ी देर में यानी 10-15 मिनट बाद लौट के आते हैं वापस, तो उस कंडीशन में आपको कंप्यूटर को स्लीप मोड से अगर बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से कोई भी की दबानी होगी, कोई भी की दबा दो 2-4 बार, या फिर माउस से ना इधर उधर माउस को हिला के क्लिक कर दो, कहीं भी ऐसे क्लिक के बटन को दबा दो या माउस को हिला दो तो कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में से बाहर निकल आता है। ये उसी तरीके से जैसे आप अगर सो गए हो और आपको कोई ऐसा है ना हिला दे, हाँ भी उठ, तो आप स्लीप मोड में से बाहर निकल आते हो। तो उसी तरीके से कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट है ना। तो ये ध्यान रखना कि स्लीप मोड में अगर कंप्यूटर को डाल देते हैं तो मॉनिटर की पावर ऑफ हो जाती है, मॉनिटर को जो पावर दी जा रही थी बिजली उसको बचा लिया जाता है। पावर ऑप्शन में एक और नाम आता है, दैट इज हाइबरनेट मोड। ये क्या चीज होती है भाई, हाइबरनेट मोड, जिसको हाइबरनेशन भी कहा जा सकता है। देखो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपने अपने कंप्यूटर में कई सारी है ना। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट है स्लीप मोड में कैसे डालेंगे। आप है ना अपने कंप्यूटर में शट डाउन कर लेते हो कंप्यूटर को, आपके पास कंप्यूटर है, अगर है तो आप अपने कंप्यूटर को जहाँ जिस ऑप्शन से शट डाउन करते हैं बस वहीं पर दे रखे होते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन। जब आप शट डाउन वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, वहीं उसमें लिस्ट में देखना, वहाँ पर आपको स्लीप मोड, ऐसा हो सकता है कि हाइबरनेट मोड अब ना आता हो, क्योंकि है ना अब जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नए चेंजेस या बदलाव होते जा रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें चेंज कर देती है हर बार। तो ऐसा हो सकता है कि हाइबरनेट मोड अब शायद ना दिया जा रहा हो, बट पहले जितने भी पुराने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन थे वहाँ पर ये सारे ऑप्शन होते थे। इज दैट क्लियर। अब देखो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड में डाल रहे हैं तो उससे होगा क्या, तो सपोज दैट कि आप है ना अपने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक, और इसके लिए आपने 10-20 फाइलें खोली हुई हैं कंप्यूटर में, है ना, और एक इम्पॉर्टेंट काम चल रहा है। अब अचानक है ना एक बच्चे ने लिखा है गुरुजी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो कोई बात नहीं है, कंप्यूटर आपका कौन सा पेपर में है ना प्रैक्टिकल आता है ये बताओ। देखो एक बात ध्यान से सुनिए कि ये जो कंप्यूटर की जितनी भी बात है ना, इन सभी को थ्योरेटिकल दिमाग में बिठाना चाहिए, इनका प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है। केवल प्रैक्टिकल उन लोगों को करना चाहिए जिनके पेपर में प्रैक्टिकल आना हो। कुछ लोग बहुत से बोलते नहीं सर फोटो दिखाओ, फोटो दिखा के बताइए, जब फोटो पेपर में आने ही नहीं है तो उसे देख के करोगे क्या। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा सर स्लीप मोड में कैसे डालेंगे। अब कभी भी पेपर में ये नहीं आएगा कि स्लीप मोड में डालने कैसे डालेंगे, ये जल्दी से हमें कंप्यूटर पे दिखाओ करके, आएगा कभी पेपर में, कभी नहीं आएगा। तो ये जो हमारी क्लासेस होती है ना, ये थ्योरेटिकल क्लासेस है, जिनसे एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा थ्योरेटिकल, हमें उस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। हमें ये बात पता हो या ना हो कि कंप्यूटर में वो चीज़ कहाँ होती है, वो तो तब की बात है ना जब प्रैक्टिकल होना होगा हमारा, वो प्रैक्टिकल होना नहीं है। तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि हम कंप्यूटर खरीद के लेके आएँ और फिर कंप्यूटर पे करके देखें। समझ में आ रही है बात।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम के लिए, तो आप कंप्यूटर ही खरीद के लेके आ जाओ, अपने घर वालों के ऊपर प्रेशर डालो कि मेरे को कंप्यूटर खरीदना है। कंप्यूटर खरीदना चाहिए, ज़रूरत का सामान है ये भी, बट तब जब आपको वाकई में ज़रूरत हो, पता चले कि 25-30 हज़ार रुपये घर के खर्च करवा दिए और काम उस पर कुछ कर नहीं रहे हो, मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो भी कंप्यूटर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर में अगर कोई इशू नहीं है पैसे की, तो आप ले लो भाई, मैं मना नहीं कर रहा, मूवी देखो, गाने सुनना। पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि कंप्यूटर का इस्तेमाल इन्हीं तरीके की चीज़ों में करने लगते हैं, या तो मूवी देख रहे होंगे, या गाने सुन रहे होंगे, या गेम खेल रहे होंगे, कुछ नहीं है तो इंटरनेट चला लेते हैं, इंटरनेट पे इधर उधर की वेबसाइट देख रहे होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का काम यही होता है कंप्यूटर लेने के बाद। बट अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो अपने घर वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाना कि भैया मुझे कंप्यूटर खरीदना है, क्योंकि आपका मेन मोटो है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना। और सरकारी नौकरी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ प्रैक्टिकल नहीं आना, वहाँ कभी नहीं बोला जाएगा कि बताना कंप्यूटर में करके ये चीज़ कहाँ होती है। तो आपको हर एक पॉइंट का थ्योरेटिकल मीनिंग पता होना चाहिए और आंसर पता होना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है जी। मैं फिर से एक बार छोटी सी बात बोल के आगे कंटिन्यू करूंगा कि वो लोग जिनका प्रैक्टिकल होना है कंप्यूटर का, जैसे स्किल टेस्ट होता है कुछ एग्जाम में, जैसे एसएससी वगैरह का जो तैयारी करते हैं ना, उनका लास्ट में एक स्किल टेस्ट भी होता है, जैसे सीपीटी कहते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें भी पता है टाइपिंग, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन चीज़ें ही पूछते हैं बस। तो इनको आप कहीं और से भी कर सकते हो, किसी सेंटर वेंटर पे जाके आप कर लो, इसके लिए भी कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो मैं ये कह रहा था कि हाइबरनेट मोड का बेसिकली मतलब क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है, उसमें 10-20 फाइलें ओपन की हुई हैं, अब अचानक से किसी का फ़ोन आता है, हाँ जी भाई आ जाओ जल्दी फटाफट। अब आपको ये लगता है कि मैं वहाँ से लौट के आऊँगा वापस तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा, या 2-3 घंटे बाद लौट के आऊँगा, बट मेरे को ये काम भी करना है अपना। तो जिसमें 10-20 फाइलें मैंने कंप्यूटर के स्क्रीन पे खोली हुई हैं, जिन पे मैं काम कर रहा था, इनको फिर दोबारा आके ओपन करना पड़ेगा, फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल शुरुआत से। तो क्या कोई तरीका ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंप्यूटर को बंद भी कर जाऊं, पूरा शटडाउन भी हो जाए, और जब मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद लौट के आऊं और जैसे ही मैं पावर का बटन दबाऊं तो मेरे को कंप्यूटर वहीं उसी कंडीशन में मिल जाए जैसे मैं छोड़ के गया था। यानी कि वो 10-20 फाइलें जो मैंने ओपन की हुई हैं वो सारी की सारी है ना मेरे को ओपन होते हुए दिखाई दें, और बस मैं अपना काम करना शुरू कर दूं, तो मेरे को फिर से है ना ये सारी चीज़ों को खोलने की, ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। तो उसी को हाइबरनेट मोड के नाम से या हाइबरनेशन के नाम से बोला जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर को ना रिज्यूम किया जाता है। आप लिख सकते हैं इस बात को, कंप्यूटर को रिज्यूम कर दिया जाता है। रिज्यूम शब्द का मतलब समझते हैं? इसका सिंपल सा मीनिंग है, आपको याद है जैसे पहले सीडी या डीवीडी चला करती थी तो उसमें एक रिज्यूम का ऑप्शन आता था। जैसे पता चले कि अब अभी आप सीडी या डीवीडी से पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, बिजली चली गई, तो जैसे ही दोबारा से बिजली जब आती थी 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद, तो सीडी या डीवीडी वहीं से चलना शुरू हो जाती थी जहाँ पर रुकी थी। इसी को बोलते थे रिज्यूम करना, यानी जहाँ पर आपने छोड़ा है वहीं से शुरू होना, इसको रिज्यूम करना बोला जाता है। तो हाइबरनेट मोड में अगर कंप्यूटर को डाल दोगे ना तो आपका कंप्यूटर वहीं से रिज्यूम हो जाएगा जहाँ पर आप बंद करके गए हो। अब इसमें होता क्या है देखो, पहली बात तो पहली बात तो आपके कंप्यूटर में ना एक फाइल बनेगी जिसका नाम होता है हाइबरसिस। हाइबरसिस फाइल बन जाती है और हार्ड डिस्क में सेव कर दी जाती है। ऐसे लिख लो, हार्ड डिस्क में सेव कर दी जाती है। समझ में आ गई बात? यानी कि इसमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कंप्यूटर को है ना रिज्यूम किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि हाइबरसिस नाम की एक फाइल बनती है और वो हार्ड डिस्क में सेव कर दी जाती है। कब? कंप्यूटर को शट डाउन करके। आगे लिख लो, कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले, ऐसे लिख लो, कंप्यूटर को शट डाउन
करने से पहले, और फाइनली आपका कंप्यूटर अब शट डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? शट डाउन होने का मतलब होता है कि आपने सब कुछ बंद कर दिया, यानी आपका कंप्यूटर का मॉनिटर भी ऑफ हो गया है ना, आपके कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट रखा हुआ है यानी कैबिनेट, उसकी भी पावर ऑफ हो गई, कीबोर्ड माउस सबकी पावर ऑफ हो जाती है, यानी कंप्लीटली तरीके से आपका कंप्यूटर पूरा बंद कर दिया जाता है। बट बंद होने से पहले क्या हुआ है, हाइबरसिस नाम की एक फाइल बन गई है। अब आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद जब लौट के आओगे ना, तो आपको अपने कंप्यूटर का पावर का बटन दबाना है। जैसे ही पावर का बटन आप दबाएंगे, तुरंत सबसे पहले आपके कंप्यूटर की ये वाली फाइल एक्टिवेट होगी, जिसको हाइबरसिस फाइल के नाम से बोला जाता है। और इस फाइल में वो पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या क्या चीज़ें खोली हुई थी। बस वहीं से कंप्यूटर शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू कर दो। तो ये ऑप्शन है ना, हमें यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है। इसके बाद है ना, आपको पावर ऑप्शन में एक बटन मिलेगा जिस पर रीस्टार्ट लिखा होता है, और एक ऑप्शन और मिलता है जिस पर शट डाउन लिखा होता है। रीस्टार्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, आपका कंप्यूटर चल रहा है और आपको कभी बीच में लगती है ज़रूरत ऐसी कि कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है, दोबारा से शुरू करना है, तो उसे रीस्टार्ट कह देते हैं। रीस्टार्ट को है ना बेसिकली एक नाम से और भी जाना जाता है, दैट इज़ वार्म बूटिंग। वार्म कह दीजिए या फिर हॉट भी बोल देते हैं, HOT हॉट। ठीक है जी, बूटिंग। आपको याद है बूटिंग शब्द मैंने आपको पढ़ाया था? बूटिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और अगर कोल्ड बूटिंग शब्द भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो इसका मीनिंग भी स्टार्ट करना ही होता है। तो स्टार्ट करना, या मतलब कोल्ड बूटिंग या बूटिंग कह दो, दोनों का मतलब स्टार्ट करना होता है। और अगर मैं रीस्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ तो उसको वार्म या हॉट बूटिंग कह देते हैं। ठीक है। और लास्ट में आता है शट डाउन का ऑप्शन। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, क्या हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करने की कोई शॉर्टकट की होती है? होती है तो क्या होती है बताइए। हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन करने की, यानी डायरेक्टली बंद करने की कोई शॉर्टकट की है? यानी कि मैं अगर कोई शॉर्टकट की दबाऊं और कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, इज दैट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है? एक बच्चे ने लिखा है Ctrl+E। नहीं, गलत है, ऐसा कोई शॉर्टकट की नहीं होता। Ctrl+E तो मुझे लगता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई शॉर्टकट की नहीं होती। Ctrl+E MS वर्ड में जरूर यूज की जाती है, जिसका मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। विंडोज में तो नहीं होती। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए कुछ लोगों को है ना ये एक कंफ्यूजन होता है दिमाग में कि अगर हम Alt+F4 दबा दें, ये शॉर्टकट की अगर यूज़ करें Alt+F4, तो इससे है ना हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। बट जबकि ये सही नहीं है। Alt+F4 का मतलब होता है क्लोज द एप्लीकेशन। ये नोट कर लेना साइड में कहीं पर भी, क्लोज द एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने ओपन की है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप Alt+F4 दबाइए। समझ में आ गई बात? जैसे सपोज दैट कि आपने MS वर्ड की फाइल ओपन की, MS एक्सेल की फाइल ओपन की, MS पावर पॉइंट की फाइल ओपन करी, तो इन सभी फाइलों को अगर आप बंद करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो आप Alt+F4 3 बार दबा दो, तीनों फाइल बंद हो जाएंगी। तो किसी फाइल या किसी एप्लीकेशन को कह दीजिए, फाइल को नहीं बोलिए, एप्लीकेशन शब्द लिख बोलिए। मैंने एप्लीकेशन लिखा भी है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने फाइल शब्द बोल दिया है तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि MS वर्ड एप्लीकेशन को आपने ओपन किया, MS एक्सेल ओपन को किया, MS एक्सेल की एप्लीकेशन को, या MS पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को ओपन किया, तो इन तीनों एप्लीकेशन को अगर आप एक एक करके बंद करना चाहते हैं तो Alt+F4 3 बार दबा दीजिए, तीनों एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर आप जो पहले अभी बोल रहे थे कि MS वर्ड की फाइल को बंद करना और MS वर्ड की एप्लीकेशन को बंद करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है क्या? हाँ डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। मैं समझाता हूँ, देखो एक शॉर्टकट की होती है, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ। एक शॉर्टकट की होती है दैट इज CTRL+, यानी कि Ctrl+W, और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में। किस लिए? फाइल को बंद करने के लिए। तो हम यहां लिखेंगे क्लोज द फाइल। अब आप बोलेंगे सर फाइल में और एप्लीकेशन में अंतर होता है क्या?
हाँ, इन फाइल में और एप्लीकेशन में अंतर होता है। जैसे इस बात को ऐसे समझना कि जब आप एम एस वर्ड की फाइल बनाने जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपको एम एस वर्ड की एप्लीकेशन खोलनी होती है, उसके अंदर फाइल बन रही होती है। पहले एम एस वर्ड की एप्लीकेशन खुलेगी, उसके अंदर फाइल बनाएंगे। समझ में आई बात? और अब आप चाहें तो फाइल को बंद कर सकते हैं या चाहें तो एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, बट फाइल बंद होगी तो फाइल ही बंद होगी, बट एप्लीकेशन बंद होगी तो उसके साथ फाइल भी बंद हो जाएगी। अरे ये क्या मतलब है सर? मैं समझाता हूँ। जैसे सामने हमारे कोई घर है और अगर हम ये बोल रहे हैं कि उस घर में एक कमरे को तोड़ा जा रहा है, तो कमरा ही तो टूट रहा है, एक घर थोड़ी टूट रहा है। पर जब मैं ये बोलूँ कि सामने वाला एक घर है वो टूट रहा है, तो उसका मतलब तो अपने आप ही निकल रहा है ना कि घर टूट रहा है, मतलब उसके अंदर के कमरे टूट रहे होंगे। तो ये होता है एम एस ऑफिस में, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के केस में, कि अगर फाइल बंद करनी है तो फाइल इंडिविजुअल बंद हो जाती है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की एप्लीकेशन खुली रहती है। बट जब ये कहा जाए कि एप्लीकेशन बंद करनी है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की, तब आप एप्लीकेशन तो बंद कर ही रहे हैं, उसके साथ अंदर खुली हुई फाइल भी बंद हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के केस में ये अलग से शॉर्टकट की काम करती है फाइल को बंद करने के लिए। और ये है ना जनरल कंप्यूटर में है, मतलब पूरे कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना हो, चाहे वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की एप्लीकेशन हो, चाहे पीडीएफ वाली एप्लीकेशन हो, चाहे पेंट की एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन बंद करनी है आपको तो ऑल्ट प्लस F4 दबा सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए। सपोज दैट कि आपने अपने कंप्यूटर में 5 एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं, एक वर्ड की, एक एक्सेल, एक पावर पॉइंट, एक पीडीएफ फाइल वाली, और एक मान लो आपने गाने भी चला रखे थे, कोई मीडिया प्लेयर आपने ओपन किया हुआ है। तो अब इनको अगर आप बंद करना चाहते हैं ना, तो ऑल्ट F4, ऑल्ट F4, ऑल्ट F4, ऑल्ट F4, ऑल्ट F4 5 बार दबाना पड़ेगा, एक एक करके सारी एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। अब जैसी 6th टाइम पर, यानी 6वीं बार आप ऑल्ट F4 दबा देंगे, तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल के आएगी, जिसको क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, या लिख लो चाहो तो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया भी था, ये डायलॉग बॉक्स शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। ये क्या होती है? स्मॉल विंडो। मतलब ये वो विंडो हैं जिनको फुल स्क्रीन नहीं किया जा सकता, वो छोटी छोटी विंडो जिनको फुल स्क्रीन नहीं किया जा सकता। मतलब इन स्क्रीन को, छोटी छोटी विंडो को आप पूरी स्क्रीन पर लेके नहीं आ सकते, बस जितनी बड़ी वो दिखाई दे रही हैं उतनी बड़ी रहेंगी, तो उनको सबको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें एक ऑप्शन दे रखा होता है शट डाउन का, उसको भी माउस से या कीबोर्ड से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके कंप्यूटर शट डाउन होगा। तो कुछ लोग ये चीज़ रट लेते हैं, जो कि सही नहीं है। वो ये कह सोच लेते हैं कि ऑल्ट F4 दबाने से ना कीबोर्ड शट डाउन हो जाता, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है। बताओ बात समझ में आई या नहीं? मैं एक बार फिर से ये बात रिपीट कर दूं कि ऑल्ट F4 जो लोग समझते हैं कि इसे दबाने से डायरेक्टली कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऑल्ट F4 ये शॉर्टकट की आपके कंप्यूटर में खुली हुई जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको एक एक करके बंद करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। और जब सारी एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी, उसके बाद फिर भी आपने ऑल्ट F4 दबा दिया, तो फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें कंप्यूटर को शट डाउन करने का ऑप्शन आता है, उसको भी माउस से या कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के बाद ही कंप्यूटर शट डाउन होगा, वरना डायरेक्टली नहीं हो सकता। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए। बाकी देखो, मैंने पहले भी बताया और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका नोट करने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था, वहाँ पर वहाँ पर है ना, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नाम की एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं, या मोबाइल में या कंप्यूटर में पढ़ लीजिए। बड़ी ध्यान रखना कि उन पीडीएफ फाइल से रिवीजन करने से पहले कम से कम क्लास को एक बार ज़रूर देख और सुन लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में ना एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम है ना अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और मेरे को कोई चीज़ मिल नहीं रही है ना, मेरे को कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कहाँ होती है, या मेरे को कोई नाम पता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और वो कैसे ओपन होगा ये मेरे को नहीं पता? ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए ना आपको एक ऑप्शन दिया गया है, दैट इज़ हेल्प का। ठीक है जी। हेल्प का मतलब ये होता है यहाँ पर, दैट इज़ हेल्प पैनल को खोलना।
हेल्प पैनल को ओपन करना। ठीक है, और इसमें आप जो भी नाम लिखना चाहें, जो भी शब्द लिखना चाहें वो लिखिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर वो चीज़ मौजूद है तो वो आपके सामने दिखा दी जाएगी कि ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो हेल्प पैनल से है ना आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी है ना अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज़ फंक्शन की F1। ठीक है, वैसे ये ध्यान रखना कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में है ना हेल्प की जो शॉर्टकट की है वो फंक्शन की F1 ही होती है। नोट कर लीजिए इसको। समझ आ गई बात सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अगर आप है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हेल्प वाले इस टूल पर क्लिक करके या फंक्शन की F1 दबाकर हेल्प पैनल के अंदर जो भी लिखेंगे उसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ना आपको एक और टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिलता है जिसे कंट्रोल पैनल कह देते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल। ये क्या चीज़ है भाई? देखो, कंट्रोल पैनल में है ना बेसिकली आपको आपके कंप्यूटर के हर एक चीज़ की जानकारी दिखाई जाती है। मतलब आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सभी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको कंट्रोल पैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन समझ में आ गया? हिंदी में लिख लो, सभी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की जानकारी, ये आपको कहाँ मिल जाएगी? ये आपको है ना कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाती है। जैसे कई बार है ना हम ये देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने अपने कंप्यूटर में डाले हुए हैं, है ना? तो वो भी हमें कंट्रोल पैनल के अंदर ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आप है ना जैसे सपोज दैट ये सर्च करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। तो ये आपको है ना एक ऑप्शन आता है हमारे इस कंट्रोल पैनल के अंदर ऑल प्रोग्राम्स करके, है ना, ऑल प्रोग्राम ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लिस्ट आती है आपके सामने यहाँ पर, और इसी में दिखाया जाता है ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, इसी कंट्रोल पैनल के अंदर है ना आपको माउस की प्रॉपर्टीज़ या फिर कीबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको चेंज करनी है ना, तो ये सब आपको यहीं कंट्रोल पैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर है ना मान लो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे माइक हो गया, आपके कंप्यूटर में एक इनबिल्ट माइक भी होता है लैपटॉप में, उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, या प्रिंटर की प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, है ना, तो वो सब चीज़ है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे टास्क मैनेजर कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और इस टास्क मैनेजर के अंदर बेसिकली है ना आपको दिखा दिया जाता है कि आप टोटल कितने एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला रहे हैं, ये रनिंग प्रोसेस में है। जैसे कई बार आप ये चेक करना चाहो ना कि इस समय हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो सब है ना टास्क मैनेजर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब आप बोलेंगे सर हमें क्यों देखना है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एप्लीकेशन को है ना बंद करना चाहते हैं तो बंद नहीं हो रही होती है। जैसे मान लो मैं MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना चाह रहा हूँ, बंद ही नहीं हो रही, मैं उसके क्लोज के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लोज बटन ही नहीं, बंद ही नहीं हो रहा, वो अटक गया है। तब उस केस में ना हम टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं, और टास्क मैनेजर के अंदर MS वर्ड को चलाने वाला जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर उसे एंड कर दो। अगर वहाँ से आपने एंड कर दिया तब वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं फोर्सफुली बंद करना,
वो चीज़ है ना हमें टास्क मैनेजर से करने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑल रनिंग प्रोग्राम्स, ऑल रनिंग प्रोग्राम्स अगर देखना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी है ना लिस्ट आ जाती है उनकी कि आपके कंप्यूटर में इस समय कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, इस टास्क मैनेजर को ओपन करने की अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो भी नोट कर लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी आपको कीबोर्ड से पहले कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, फिर डिलीट वाली बटन दबा देंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसका भी डायलॉग बॉक्स आता है, टास्क मैनेजर का भी क्या खुलता है, डायलॉग बॉक्स, यानी कि एक छोटी सी विंडो जिसको फुल स्क्रीन पर नहीं किया जा सकता। तो इसका डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा और उसमें सारे ऑल रनिंग प्रोग्राम की लिस्ट आ रही होगी। आपको जो प्रोग्राम वहां से बंद करना है आप बंद कर सकते हो। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, एक और लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। आजकल है ना ये शब्द आपने काफ़ी सुना होगा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो विंडोज़ का अपना एक एआई एप्लीकेशन भी है जिसको कोरटाना के नाम से जाना जाता है, कोरटाना, ये नाम ध्यान रखना। ये बेसिकली उसी तरीके से काम करता है जैसे अमेजॉन कंपनी का एलेक्सा है, नाम सुना है एलेक्सा, ऐसे ही है ना एप्पल कंपनी का सीरी है और सैमसंग कंपनी का बिक्स वी है। तो इसी तरीके से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एआई एप्लीकेशन है उसे कोरटाना के नाम से बोला जाता है। और कोरटाना के थ्रू आप वॉइस कमांड के थ्रू भी काम कर सकते हैं। आप है ना जैसे ही कुछ कोरटाना को एक्टिवेट करके बोलेंगे तो वो आपको रिजल्ट आपको देता रहेगा, दिखा देगा वो आपको। आप इसको है ना एक्टिवेट करके माउस से क्लिक करके आप इसको बोलेंगे ना कि प्लीज़ ओपन द वेब ब्राउज़र, तो वो वेब ब्राउज़र को भी ओपन कर देगा। तो इस तरीके से ये कोरटाना है ना एक वॉइस कमांड से काम करता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बुनियादी बातें जो थी जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अब हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि टेक्निकल चीज़ें क्या क्या होती हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नोट कर लिए सभी ने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा खत्म होता है। अब हेडिंग डालिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हिंदी में कहा जाएगा तकनीकी बातें। ठीक है, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें तकनीकी बातें कौन कौन सी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यहीं से शुरुआत होती है, दैट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ना सबसे पहला ही पॉइंट आता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये डॉट नेट क्या है? ये बेसिकली एक लैंग्वेज का नाम है, एक भाषा का नाम है। जैसे आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प ये नाम सुना है, ऐसे एक डॉट नेट नाम की भी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो ये बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप किया गया है ना, इसमें डॉट नेट लैंग्वेज का यूज़ हुआ है सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना होता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर है ना ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है? ये भी सही बात है भाई, फ्रेमवर्क को है ना हिंदी में भी फ्रेमवर्क ही कहा जाएगा। ठीक है, बट फ्रेमवर्क को समझने से पहले मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहूँगा एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है? इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के नाम से बोला जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, याद रखना, पेपरों में भी पूछ ली जाती है। तो एपीआई सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए। अगर एपीआई समझ में आ गया तो हमें फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा, और फ्रेमवर्क समझ में आ गया तो हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक एक करके समझाता हूँ। देखो एपीआई बेसिकली एक प्रोग्राम को ही कहा जाता है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम ही होगा
जो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया गया होगा। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी भाषा में बनाया गया एक प्रोग्राम होता है। बट इसका काम क्या है? देखो, ये बेसिकली एक तरीके से एक बीच में ना कन्वर्टर जैसा काम करता है। इस बात को आप ऐसे समझ लो जैसे आपके सामने कोई अंग्रेजी भाषा में बात कर रहा है, आपके सामने कोई अंग्रेजी भाषा में बात कर रहा है और आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तो आपको बीच में है ना एक आदमी को रखना पड़ेगा जो अंग्रेजी भाषा को ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा दे और फिर हमारी हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में समझा दे, है ना। तो ये समझ लो कि मैं भी एक टेक्नोलॉजी हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी एक टेक्नोलॉजी है और हम दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो बीच में है ना एपीआई आएगा जो हम दो टेक्नोलॉजी को आपस में कन्वर्जेशन कराने की परमिशन देगा। या बीच में एक आदमी आएगा जिसे हम एपीआई कह रहे हैं, जो हम दोनों टेक्नोलॉजी को आपस में कन्वर्जेशन करवाएगा, ऐसे बोल दीजिए। अब समझ में आ गई बात? तो इसका एक डेफिनेशन टाइप भी है, वो लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एपीआई इज अ प्रोग्राम विच इज रिस्पॉन्सिबल, या ऐसे लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल how two technologies are conversation to each other, समझ में आ गई बात? हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लो। दो तकनीकियां आपस में कैसे बातें करेंगी, यह एपीआई के द्वारा हल किया जाता है। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? यानी एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो प्रोग्राम होता है जो दो टेक्नोलॉजी के बीच में कन्वर्जेशन कराने के लिए जिम्मेदार है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे सपोज दैट कि आप है ना कोई ऑनलाइन फॉर्म देख रहे हैं, ये नोट मत करना, केवल ऐसे ही समझ लो बस कि आप है ना कोई ऑनलाइन फॉर्म देख रहे हो, आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, सरकारी नौकरी वगैरह का। और सपोज दैट कि इसको बनाने के लिए ना जावा की एक टेक्नोलॉजी होती है जीएसपी, इसका इस्तेमाल किया गया हो, जावा सर्वर पेजेस का, ठीक है। या मान लो जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जावा स्क्रिप्ट, इसका इस्तेमाल करके ये ऑनलाइन फॉर्म बनाया गया, ठीक। और ऐसे ही है ना, अब जब ऑनलाइन फॉर्म में आप सारी डिटेल वगैरह को भर देते हैं तो ये डिटेल कहीं ना कहीं जाके तो सेव हो जाएंगी। वो कहाँ जाके सेव होती हैं? डाटाबेस पर। डाटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी एक ऐसी जगह को जहाँ पर डाटा को ऑर्गेनाइज यानी सुसंगठित तरीके से इकट्ठा करके रखा जा रहा हो, उसे डाटाबेस ही कहते हैं। तो जो ऑनलाइन फॉर्म में आप जितनी भी डिटेल सेव करते हो ना, वो जाके डाटाबेस में जाके सेव हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है मान लो उसका नाम है ओरेकल, ठीक है जी। तो ओरेकल को जावा के बारे में और जावा को ओरेकल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग हैं। फिर भी ये दोनों एप्लीकेशन यानी कि डाटाबेस और ऑनलाइन फॉर्म आपस में जोड़े जाएंगे, हाँ, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में बने, हाँ। तो फिर इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन कराएगा कौन? इनका एपीआई नाम का प्रोग्राम, जो दोनों टेक्नोलॉजी को आपस में कनेक्ट करेगा। इस एपीआई का यहाँ पर अपना नाम भी होता है, जेडीबीसी ओडीबीसी बोलते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब एपीआई कॉमन नाम है, जबकि कोई नाम भी रख सकते हो आप। समझ में आ गया? ऐसे लिखा जाता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, जेडीबीसी ओडीबीसी। अब कोई पूछे ये क्या है पूरा, तो यही है एपीआई जो जावा और ओरेकल दोनों को आपस में कन्वर्जेशन कराती है। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो एपीआई का आई होप सो कि आपको मीनिंग है ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में बेसिकली बहुत सारे एपीआई होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं को इस्तेमाल किया जा रहा होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप बोलेंगे सर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए न, इसमें बाद में जिन जिन सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, जैसे मान लो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी प्लस प्लस भाषा का इस्तेमाल किया गया है,
फिर से सुन लो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी और सी प्लस प्लस भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बट आप है ना, मान लो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का हो, है ना? हो सकता है, नहीं अच्छा हो सकता है। तो फिर पाइथन और सी सी प्लस प्लस ये आपस में एक दूसरे से कन्वर्जेशन कैसे करें? उनके एपीआई के थ्रू। ठीक है। तो अगर हम एपीआई का, बहुत सारे एपीआई का कलेक्शन अगर अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो उसी को बेटा फ्रेमवर्क के नाम से बोल दिया जाता है। लिख लो, कलेक्शन ऑफ एपीआईज, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसों का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसों का संग्रह को ही कंप्यूटर में या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेमवर्क के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है। अब आता है डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? ये डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली डॉट नेट नाम की लैंग्वेज में बनाया गया है, और इस फ्रेमवर्क की वजह से ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल पा रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ लो, सपोज दैट कि ये डब्बा जो बनाया मैंने, ये है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट जबकि इसके अंदर जो सारी चीजों को चलाने वाला है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क है। वो क्या है? डॉट नेट फ्रेमवर्क। फिर इसके अंदर है ना, आप जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह चला रहे हैं वो सब इसके अंदर चल रहे होंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस बात को ऐसे लिख लो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट रन्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिख लो, यह एक सॉफ्टवेयर है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, चलाता है। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए। ठीक है जी। तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरीके से समझा जाता है, एक तो इसका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारी बातें आ जाती हैं। एक बच्चे का कमेंट आया विमलेश कुमार का, सर क्लास डाउनलोड क्यों नहीं होती है? ऐसा होता है क्या? मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। आप एक काम करिए, सारी क्लासेस है ना डाउनलोड होती हैं सारी टीचर्स की, मेरी भी होनी चाहिए। आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर लेना, एक बार बोल देना कि यतिन सर का जो बैच हमारे पास है उसमें क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है आप ही के केस में कोई दिक्कत आ रही हो, एप्लीकेशन अपडेट ना हुई हो या कोई इशू हो। तो आप हेल्पलाइन को एक बार बोल देना, और मैं भी अपने लेवल पे बोल दूंगा अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो। बाकी और भी जो लोग लाइव हैं वो बताइए, क्या आप हमारी क्लासेस को प्रॉपर डाउनलोड कर लेते हैं? वैसे जहाँ तक मुझे आइडिया, डाउनलोड हो तो जाती है, उसमें कोई इशू तो आता नहीं है। कोई डाउट है तो पूछो। जैसे अभी मैंने क्लास नंबर 24 को ओपन किया है, 26 सितंबर 2024 वाली। अब इसमें नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है, और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि लो मीडियम हाई एचडी किस में डाउनलोड करनी है। मैंने कहा डाउनलोड करनी है एचडी में। ये तो होने लग गई, इसमें क्या है? लास्ट टू क्लासेस, लास्ट दो क्लासेस को लास्ट नंबर आज कौन सी है हमारी? आज हमारी 26वीं क्लास है, 27वीं क्लास है। चलो 25वीं क्लास को देखता हूँ। इसमें नहीं आ रहा। फुह,
हाँ, मैंने ये देख लिया कि लास्ट की जो 2 क्लास है ना वो शायद डाउनलोड नहीं हो रही है। हाँ, तो उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गई होगी। अब इसके बारे में मैं जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि बात है ना कि ये जो एप्लीकेशन रन होती है ना हमारी कैरिबल की, इसके पीछे एक पूरी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। मतलब हमारा तो ये समझ लो कि चेहरा आपको दिखाई दे रहा है चीज़ों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसके पीछे है ना एक टेक्निकल टीम काम कर रही है। तो अगर है ना वो टेक्निकल टीम से कोई एरर हुई होगी तो फिर इसलिए ऐसा हो रहा होगा कि वो डाउनलोड नहीं हो पा रही होगी। बट देखो, मैं एक बात और ये बता दूं कि अगर है ना कोई क्लास बन गई तो उसके बाद है ना फिर उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता यार। ये चीज़ मैंने भी पहले नोटिस किया है। मतलब जैसे अभी ये क्लास हमारी चल रही है, लाइव चल रही है, ये फिर बाद में रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी वीओडी फॉर्म में आ जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो फिर इसमें ना कोई ऑप्शन जुड़ नहीं पाता है। मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो क्लास है ना आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है, फिर उनके साथ कुछ हो भी नहीं पाएगा अगर उसमें कोई एरर आ गई थी तो। अब देखो, मैं रियली बताऊँ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो, मेरे को जो शेड्यूल आता है मैं उस हिसाब से क्लास ले रहा हूँ। अब टेक्निकल टीम पीछे क्या कर रही है, क्या एरर कर रही है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, आपके बिहाफ पर ये बात मैं उनको बता ज़रूर दूंगा, मैनेजमेंट टीम को, कि ऐसा हो रहा है, ऐसी दिक्कत आ रही है, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए। बट अगर ये क्लास हो गई है तो फिर उसमें कोई चेंज, फिर वो ऑप्शन आ नहीं पाएगा डाउनलोड वाला। तो जिन क्लासेस में डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं नहीं दिख रहा है, आप उनको वैसे ही देख लो, है ना, बिना डाउनलोड करे। बाकी मैं बोल दूंगा कि आगे से ऐसा ना हो, ये चीज़ चेक करें वो लोग, ठीक है। और कोई डाउट है? आशीष जी ने लिखा है, सर याद नहीं हो पा रहा है। याद तो करना पड़ेगा भाई। डॉक्टर नहीं कहता है, जब खाना नहीं खा रहा होते हैं, हम बीमार होते हैं, भूख नहीं लग रही होती है, हमें फीवर आ गया है या कुछ और बीमारी हो गई है, तो हम खाना, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि खाना उस समय इंसान कम कर देता है, भूख नहीं लग रही होती है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि भूख लग रही है, खाना खा रहे हो? नहीं खाना नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रही है। नहीं, खाना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगे, और दवाई जो खा रहे हो वो रिएक्शन कर जाएगी बिना खाने के। तो वैसे ही है, पढ़ाई है, याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ कर भी तो नहीं सकते। अच्छा, एक बात और बोलूँगा, फिर आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। देखिए, जो चीज़ें नई होती है ना, उनको एकदम से ऐसे है ना कोशिश मत करा करो कि जो चीज़ नई आपको मिल रही है कि एकदम से ये ना कोई चमत्कार हो जाएगा और हमारे दिमाग में कोई घोल के और पिला देगा इसको। ऐसे नहीं हो सकता, धीरे धीरे आएगी फिर वो। अभी अगर आपसे ये कह दिया जाए ना कि आप कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ लो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-2 महीने में, 2-4 महीने में आपको पूरी कॉमर्स समझ में आ जाए। तो फिर उन बच्चों का क्या जो बचपन से कॉमर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने साइंस साइड नहीं पढ़ी, वो कॉमर्स पढ़ रहे थे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से याद होगा ना। तो बस ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें जो है ना, कोई नया सब्जेक्ट है, कोई नया टॉपिक है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आता है, एकदम से नहीं आएगा कि आप कोई सोचें कि शाका लाका बूम बूम ऐसा कुछ हो जाए और एकदम से दिमाग में बैठ जाए, ऐसा नहीं बैठेगा। इस बात का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैथ बचपन से पढ़ रहे हो, देखना आज कोई मॉक टेस्ट दे के देखना, क्या पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आप इंग्लिश बचपन से पढ़ रहे हो, हाँ, मॉक टेस्ट देना है कोई इंग्लिश का, पूरे नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। जीएस बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, हाँ, मॉक टेस्ट देना जीएस का, कोई हो रहे हैं पूरे क्वेश्चन? नहीं हो रहे ना। तो जो चीज़ें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, और अभी भी है ना उन्हें पढ़ ही रहे हो, फिर भी उनमें फुल में से फुल मार्क्स क्यों नहीं ला पाते हो भाई? वो तो समझ में आ जाती होंगी आसानी से। कोई भी नई चीज, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक एकदम से दिमाग में शाका लाका बूम बूम नहीं हो सकता, धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, आराम से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चीज़ों को जानिए, समझिए, आ जाएगा। चलो, अब अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, विंडोज आर्किटेक्चर। अगला पॉइंट लिखिए, विंडोज आर्किटेक्चर। हिंदी में है ना इसे कहा जाएगा विंडोज की संरचना, विंडोज की संरचना।
अब देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बनाया गया ना, उसमें बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं या दो मोड में बनाया जाता है। एक कहलाता है इसका यूज़र मोड और एक कहलाता है इसका कर्नल मोड। आप बोलेंगे सर ये चीज़ तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई थी हमें, कहाँ पर, जब है ना जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाया था। बिल्कुल, मैंने ना आपको उस समय समझाया था कि है ना, जब विंडोज़ आर्किट मतलब जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको बेसिकली दो पार्ट में बनाया जा रहा होता है। एक तो उसका यूज़र मोड और दूसरा कर्नल मोड, याद है ना? यूज़र मोड कर्नल मोड बताया था आपको। तो यूज़र मोड का बेसिकली काम क्या होता है? यूज़र मोड का काम है यूज़र एप्लीकेशंस को चलाना, यूज़र एप्लीकेशंस को चलाना। ठीक है बेटा, यानी अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़र मोड है ना, वो बेसिकली आपकी यूज़र एप्लीकेशंस को रन कर रहा होता है, चला रहा होता है। जैसे आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाना है, आपको मूवी चलानी है, गाने सुनने हैं, आपको आपको इंटरनेट चलाना है, आपको है ना अपने कंप्यूटर में गेम खेलना है, तो ये सब यूज़र एप्लीकेशंस कहलाती हैं और इनको चलाने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र मोड काम करता है। अब ये कर्नल मोड क्या काम करता है? कर्नल मोड है ना बेसिकली लगभग लगभग सारी चीज़ों को देखता है यूज़र एप्लीकेशंस को छोड़कर। यानी आप अपने उद्देश्य के लिए जिन सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनको छोड़कर बाकी सारी जिम्मेदारी है ना कर्नल मोड के ऊपर ही होती है। और मैंने लिखवाया भी था कि इट मैनेजेस द हार्डवेयर, यानी पूरे कंप्यूटर का हार्डवेयर वगैरह सब कुछ है ना इसी के हाथ में होता है। तो कर्नल मोड के द्वारा जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज किया जा रहा होता है उसे बेसिकली एक कॉमन नाम से बोला जाता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव सर्विसेज। क्या बोलते हैं इनको? एग्जीक्यूटिव सर्विसेज बोला जाता है, यानी कि कर्नल मोड की सेवाएं। अब एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में ना कई सारे नाम आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला नाम आता है ऑब्जेक्ट मैनेजर। अब ये क्या चीज़ है भाई? ऑब्जेक्ट मैनेजर एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि कर्नल मोड की एक सर्विस का नाम है जो पूरे कंप्यूटर को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देख रही होती है। जैसे कि इनपुट डिवाइस एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करने वाली डिवाइस है वो एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर के द्वारा ना हमारे कंप्यूटर को बेसिकली कैटेगराइज किया जा रहा होता है। समझ में आ गई बात? जैसे जरूरी थोड़ी है कि हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस ही लगा हो एज ए इनपुट डिवाइस, और भी दो चार पांच इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो इनको एक ऑब्जेक्ट मान लेता है कंप्यूटर, है ना, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड, कि ये एक अलग इनपुट डिवाइस का ऑब्जेक्ट है, आउटपुट डिवाइसेस ऑब्जेक्ट, स्टोरेज डिवाइस ऑब्जेक्ट। तो पूरे कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जा रहा होता है, वर्गीकृत किया जा रहा होता है। ऐसे ही कर्नल मोड की एक एग्जीक्यूटिव सर्विस होती है इंस्टॉलेशन मैनेजर। इंस्टॉलेशन मैनेजर ये क्या चीज़ है भाई? इंस्टॉलेशन मैनेजर का मतलब यह है कि आप अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं उनकी जानकारी रखना अपने पास। जैसे सपोज है कि आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर नहीं था, आपने उसे इंस्टॉल कर लिया, तो ये इंस्टॉलेशन मैनेजर के द्वारा जानकारी रखी जाएगी कि आपके कंप्यूटर में अब एमएस ऑफिस नाम का भी सॉफ्टवेयर आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, जिस किसी को भी पता हो, इंस्टॉल शब्द में और कॉपी शब्द में अंतर क्या है? आपने कभी कंप्यूटर के केस में इंस्टॉल करना ऐसा शब्द सुना है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है कंप्यूटर में? बताओ। तो इंस्टॉल शब्द अगर आपने सुना है और कॉपी शब्द सुना हो, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या होता है? चलिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये मान लीजिए कोई भी डिवाइस है और ये है आपका कंप्यूटर यानी कि पीसी। ये कोई डिवाइस है, ये कोई पीसी है। और ऐसे ही मान लीजिए ये कोई डिवाइस है और ये है आपके कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर यानी कि पीसी। सही है। अब एक केस में तो ऐसा कहा जाएगा कि किसी डिवाइस से कोई डाटा अगर पीसी में डाला जा रहा है तो उसे कॉपी करना कहा जाता है। मान लो इस डिवाइस में कोई डाटा था और उसे आपने पीसी में डाल दिया तो कह देते हैं कॉपी कर दिया आपने। और एक केस ये होता है कि किसी डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है और उसे पीसी में डाल रहे हैं, तब वहां पर ये कहते हैं कि आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस होता है क्या? तो आंसर है जी हाँ। देखो, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो डेटा है ना, ये अपना वास्तविक रूप में था, ये डेटा हमारा वास्तविक रूप में था,
वास्तविक, ये डाटा है ना यहाँ पर वास्तविक रूप में था, और इसे वास्तविक रूप में ही, वास्तविक शब्द को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है ओरिजिनल फॉर्म, यानी जो डाटा ओरिजिनल फॉर्म में था उसी को पीसी में भी ओरिजिनल फॉर्म में ही डाल दिया जाए, तो इसे कहते हैं सिंपल सा कॉपी करना। बट सॉफ्टवेयर के केस में है ना, डाटा हमारा वास्तविक रूप में नहीं होता, डाटा यहाँ पर हमारा कंप्रेस्ड रूप में होता है, जिसे हिंदी में संपीड़न कहा जाता है, या संपीड़ित रूप में। समझ में आया? सॉफ्टवेयर कोई भी होता है ना, वो संपीड़ित रूप में होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में। और जब उसे इंस्टॉल किया जा रहा होता है तो बेसिकली यहाँ पर भी हो तो कॉपी ही रहा होता है, बट इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो कंप्रेस्ड फाइल हैं वो असंपीड़ित होकर कॉपी हो रही होती हैं, असंपीड़ित होकर कॉपी हो रही होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इंस्टॉलेशन में और केवल कॉपी करने में। समझ में आई बात? फिर से समझ लो, आपके पास पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में फ़ोटो डली हुई हैं, आप इन पेन ड्राइव से फोटोग्राफ को कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस फोटोग्राफ वाले डाटा को जो कि वास्तविक रूप में, उसे कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट कर दोगे तो आ जाएंगे। बट अगर मान लो आपके पेन ड्राइव के में, आपके पास जो पेन ड्राइव है उसमें एक MS ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप बोल रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर बेसिकली उस सॉफ्टवेयर की जो फाइलें हैं ना वो कॉपी होके ही आ रही हैं, बट पहले वो कंप्रेस फॉर्म में थी, अब कंप्यूटर में आने के बाद अनकंप्रेस्ड हो जाएंगी या डीकंप्रेस हो जाएंगी, जिसको असंपीड़न कहा जाता है। समझ में आई बात है? नहीं, यही कारण होता है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, वो मान लीजिए किसी पेन ड्राइव में 1 GB का या 2 GB का है, मान लीजिए कोई पेन ड्राइव है आपके पास और पेन ड्राइव में दिखा रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर 2 GB का है, और जब आपने उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया तो आपके कंप्यूटर में वो, यानी कि आपके पीसी में मान लीजिए 7 GB का हो गया, वो टोटल 7 GB का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आने के बाद वो 7 GB का स्पेस ले रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में। भाई ऐसे कैसे हो गया? 2 GB का सॉफ्टवेयर था, कंप्यूटर में 7 GB का हो गया, ऐसे कैसे? बढ़ कैसे गया 5 GB? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पहले कंप्रेस्ड फॉर्म में था, फाइल छोटी करके उसको रखा गया था, और यहाँ उसको डीकंप्रेस कर दिया गया, अपने वास्तविक रूप में ला दिया गया उसको। ये उसी तरीके से समझ लो, सिंपल सा एग्जांपल, कि किसी बेड शीट को, यानी कि आप जो बेड पे चादर बिछाते हैं बेडशीट, उसको जब आप किसी अलमारी में रखते हैं तो जितना बड़ा बेड है उतनी जगह थोड़ी अलमारी में घेरी जाती है बेडशीट के द्वारा, आप उसे फोल्ड कर करके छोटा बना के रख देते हैं कंप्रेस करके, पर जब उसे बेड पे बिछाना हो तो फिर से खोल देते हैं और बेडशीट को बेड पे बिछा देते हैं, फिर से वो बड़ी हो जाती है। तो उसी तरीके से समझ लो कि हम साइज को छोटा करके रख लेते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसे वास्तविक रूप में ले आएंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये अगर आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह हो रहे हैं, इनकी जो जानकारी रखी जाती है वो सब है ना कर्नल मोड के द्वारा रखी जाएगी, जिसको इंस्टॉलेशन मैनेजर के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? बताओ जी, समझ में आई बात या नहीं? इसके बाद और भी है ना कर्नल मोड की सर्विसेज होती हैं, वो भी लिख लो, जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इनके कोई भी हिंदी नाम नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का मतलब ऐसे समझ लो कि आपके कंप्यूटर में है ना कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनकी जानकारी। जैसे आपके कंप्यूटर में रैम कितनी लगी हुई है, 8 GB की, तो इसी जानकारी को कॉन्फ़िगरेशन जानकारी के नाम से बोला जाता है। आगे लिख लो, आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इनकी भी अलग से इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जिसको इनपुट आउटपुट मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जा रहा होता है, या इंफॉर्मेशन को रखा जा रहा होता है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से सुन लो, कर्नल मोड की जो जिम्मेदारियां हैं ना, सेवाएं हैं, उनको एग्जीक्यूटिव सर्विस कहते हैं, और वो बटी होती हैं इन नामों से। समझ में आ गई बात? आगे लिख लो, अगला एक और पॉइंट लिख लीजिए, प्रोसेस मैनेजर। 1 2 3 4 और ये आता है प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस मैनेजर क्या होता है? आपको पता होगा, जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया था तो उस समय बेसिकली मैंने बताया भी था आपको कि प्रोसेस है ना एक तरीके से किसी प्रोग्राम का टुकड़ा होता है जो मेमोरी के अंदर, प्रोग्राम का टुकड़ा मत बोलिए, प्रोग्राम ही बोलिए, जो मेमोरी के अंदर जाके प्रोसेस के नाम से बोला जाता है। समझाता हूं, देखो
इस बात को आप ऐसे समझ लो, अभी है ना थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा, फिलहाल ये समझ लो कि जैसे है ना हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क से है ना डेटा कहाँ पहुंचता है, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर ये ना सारे के सारे प्रोग्राम मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप एम एस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो एम एस वर्ड एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क में है। अब ये प्रोग्राम कहाँ पहुंचता है, रैम के अंदर। तो जब ये प्रोग्राम रैम के अंदर पहुंचता है ना, तब यहाँ पर एक नाम लिया जाता है, दैट इज प्रोसेस। यानी कि हमारी मुख्य मेमोरी के अंदर उसी प्रोग्राम को प्रोसेस के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो कितनी प्रोसेस है ना मेमोरी के अंदर है इस समय, उनकी जानकारी को भी मैनेज करने की किसके हाथ में, ये कर्नल मोड के हाथ में होता है। इसको प्रोसेस मैनेजर बोल देते हैं। अगला पॉइंट लिख लो, मेमोरी मैनेजर। मतलब आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी लगी हुई है ना। या इवन ये जो मेमोरी शब्द लिखा है ना, ये रैम के बारे में ही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। कितनी रैम लगी हुई है और है ना कितनी पावर की रैम लगी हुई है, ये सारी जानकारी भी कर्नल मोड के अंदर ही आती है। इसके बाद कैशे मेमोरी भी अगर आपके कंप्यूटर में है तो कैशे मेमोरी की जानकारी भी किसको पता होती है, कर्नल मोड को ही पता होती है। तो इस तरीके से आप अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि लगभग जितनी भी है ना कंप्यूटर की जानकारी है वो सब किसके हाथ में है, कर्नल मोड के हाथ में। यही इनको मैनेज कर रहा होता है। इनसे ही तो पूरा कंप्यूटर चालू होगा, और जब ये कंप्यूटर चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तब उसके बाद यूज़र मोड काम करता है। फिर आप अपने यूज़र एप्लीकेशन को चला के अपना कोई भी काम हो वो पूरा कर लेते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक नाम और लिख लीजिए, पावर मैनेजर। पावर मैनेजर यानी हमारे कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है ना, वो एक पावर मैनेजर के द्वारा हैंडल की जा रही होती है। हर एक कंपोनेंट को अलग अलग पावर सप्लाई देनी होती है ना। तो वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे कंप्यूटर में, बिजली पावर सप्लाई, उसको देख रेख की जिम्मेदारी पावर मैनेजर की है। ठीक है। अब देखो, एक है ना अभी कुछ दिनों पहले एक पेपर हुआ है, जिस पेपर का क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा कि सर एक पेपर में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज होती हैं उसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है नहीं है, या फिर ऐसे लिखा था मेमोरी मैनेजमेंट इज अ सर्विस या फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, येस और नो। इसका सही आंसर क्या होगा, येस और नो, आप बताइए। क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूं, मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, येस और नो। मेमोरी का प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है या नहीं, बताओ। तो देखो ये ध्यान रखिए कि ये होते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है नहीं। ये मेमोरी मैनेजर जो शब्द लिखा हुआ है, मैनेजर के द्वारा जो सेवा दी जाएगी उसे मैनेजमेंट ही तो कहते हैं। तो मैं यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट लिख दूं तो अभी तो सही आंसर हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगी ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट किसके अंदर आ रहा है, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के अंदर। किसकी है, कर्नल मोड की। कर्नल मोड क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं कह दो या फंक्शन कह दो, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी है ना लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ये आपको ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जैसे किसी किताब में आप सोचेंगे 100 200 500 क्वेश्चन लिखे हो उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए। जरूरी नहीं है कि वहां पर लिखा हुआ बिल्कुल यही भाषा में लिखा हुआ मिल जाए। ये आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आगे बढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो आपको कई सारे शब्दों के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम शब्द क्या होता है। ठीक है, अब मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में है ना, हार्ड डिस्क में होते हैं बेसिकली प्रोग्राम, जैसे एमएस वर्ड का प्रोग्राम, एक्सेल का प्रोग्राम, पावर पॉइंट का प्रोग्राम, वेब ब्राउजर का प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मौजूद होते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम की अपनी एक डेफिनेशन भी होती है। क्या लिखवाई थी मैंने आपको पहले, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम को बोल देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हिंदी में कहा जाता है कथनों का समूह
या पहले अनुदेश लिख लो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेश, अनुदेशों का या फिर कथनों का समूह, कथनों का समूह को क्या कह दिया जाता है? प्रोग्राम। और ये भी नोट कर लीजिए कि प्रोग्राम बेसिकली होता कहाँ पर है? हार्ड डिस्क में होते हैं। लिख लो ये अलग से नोट करके, प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में होते हैं, सारे प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में होते हैं। ठीक है, ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब आपने अपने कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट ना की हो, जैसे पेन ड्राइव वगैरह या सीडी डीवीडी वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रखा, केवल नॉर्मल एक कंप्यूटर आपके पास, तो उसमें सारे प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर ही होंगे। ठीक है जी। अब अगला एक पॉइंट और आता है, दैट इज जिसका नाम है प्रोसेस। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो ये नाम भी आपको सुनने को मिलेगा। इसका मतलब है मेमोरी हमारी यानी रैम के अंदर जब प्रोग्राम पहुंचता है तो उसे प्रोसेस कह देते हैं। तो ये लिख लो मेमोरी, यानी कि किसकी बात चल रही है? रैम की बात चल रही है। तो मेमोरी में किसी प्रोग्राम को प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। अब सुनिए, जैसे ही है ना मेमोरी के अंदर प्रोसेस शब्द कंसीडर करते हैं, तभी यहां पर है ना एक और शब्द निकल के आ जाता है जिसे पीसीबी कहते हैं। लिख लो, नोट कर लो। आप बोलेंगे सर पीसीबी का मतलब तो आपने लिखवाया था, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हाँ वो भी सही था, बट यहां पर पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और ध्यान रखिए कि कुछ दिनों पहले एक पेपर हुआ है जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीबी वाला एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके कंप्यूटर में अगर किसी भी प्रोग्राम की सारी डिटेल अगर रखी जा रही है, किसी भी प्रोग्राम के सारी डिटेल को अगर रखा जा रहा है एक ही जगह पर मेमोरी के अंदर, तो उसे किसके अंदर रखा जाता है? तो आंसर था पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। देखो पहली बात तो कोई प्रोग्राम कह रहा था क्वेश्चन में, अब प्रोग्राम की जगह प्रोसेस भी कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्रोग्राम शब्द हार्ड डिस्क के अंदर और प्रोसेस शब्द रैम के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये भी कह दिया जाना कि किसी भी प्रोसेस की सारी जानकारी कहाँ पर, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखी होती है, तो रैम के अंदर, उसकी पीसीबी के अंदर, रैम के अंदर पीसीबी बन जाते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें हर एक प्रोसेस की जानकारी रखी हुई होती है। अब ये जानकारी कौन सी होती है? मतलब कि वो मतलब कौन सी भाषा में बना हुआ है, कब बना था, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोसेस की या प्रोग्राम की पीसीबी के अंदर इकट्ठी हो जाती है। इसको बाद में सीपीयू यूज़ करता है, इसको बाद में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो बस फिलहाल इतना ही लिख लो। पीसीबी का मतलब ये है किसी भी प्रोसेस, अब प्रोसेस लिख दो चाहे प्रोग्राम लिख दो एक ही बात है, किसी भी प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि संपूर्ण सूचना, ठीक है, को पीसीबी में रखा जाता है, पीसीबी में रखा जाता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर हम ये कहें कि हमारे कंप्यूटर में अगर कोई प्रोसेस या प्रोग्राम है जिसकी पूरी सूचना कहाँ रखी हुई होती है, तो सबसे पहले आंसर दीजिए मेमोरी के अंदर। मेमोरी कौन सी? रैम के अंदर। और रैम में भी किस में? उस प्रोसेस की प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, पीसीबी के अंदर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जैसे ही है ना पीसीबी और प्रोसेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इसके बाद अब डाटा को है ना हमें आगे भेजना पड़ता है, और वो भेजना पड़ेगा हमको कहाँ पर? सीपीयू के पास। अब सपोज दैट कि हमारे पास है ना एक सीपीयू है कंप्यूटर में जो कि क्वाड कोर वाला है। ये तो समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में समझा चुका हूँ कोर का कॉन्सेप्ट। तो सपोज दैट कि हमारे पास एक सीपीयू है, ये क्वाड कोर वाला सीपीयू है। तो कितनी कोर बनी हुई है इसमें? 4 कोर बनी हुई है, C1 C2 C3 C4। तो हमें है ना अगर ये डाटा अगर सीपीयू में भेजना है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसके थ्रेड बनाने पड़ेंगे। हमें क्या बनाना पड़ता है? थ्रेड बनाना पड़ता है, और हर एक थ्रेड को अलग अलग कोर में भेज दिया जाता है।
ये मैं आपको ऑलरेडी जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में, वहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, याद है ना। तो बेसिकली अभी अगला जो शब्द आएगा हमारे यहाँ पर वो आएगा थ्रेड। बट थ्रेड से पहले ना एक काम कर लो, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जॉब शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। जॉब का मतलब होता है ढेर सारे का प्रोसेस का कलेक्शन। तो लिख लो कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस है ना उनको अगर कलेक्ट किया जा रहा है एक जगह पर रैम के अंदर तो उनको जॉब के नाम से बोल देते हैं। अब लिख लो थ्रेड। तो थ्रेड क्या है? बेसिकली पीस ऑफ प्रोसेस को कहते हैं। पीस ऑफ प्रोसेस को कहा जाता है, हिंदी में लिखा जाएगा किसी प्रोसेस का टुकड़ा। किसी प्रोसेस का टुकड़ा क्या कहलाता है? ये आपका थ्रेड कहलाता है। ठीक है जी। और फिर हर एक थ्रेड को, जैसे थ्रेड नंबर 1, थ्रेड नंबर 2, थ्रेड नंबर 3, थ्रेड नंबर 4, इन सभी को कहाँ भेज देते हैं? उन्हीं की कोर में भेज देते हैं। कोर नंबर 1 में, कोर नंबर 2 में, कोर नंबर 3 में, कोर नंबर 4 में। अगर आपके कंप्यूटर में क्वाड कोर की जगह, ये क्वाड कोर सीपीयू की जगह ऑक्टा कोर सीपीयू लगा हुआ है तो कितनी कोर होंगी? 8 कोर होंगी। तो किसी प्रोसेस के कितने थ्रेड बनेंगे? 8 थ्रेड बनेंगे जो 8 अलग अलग कोर में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद एक शब्द और आता है यहाँ पर, फाइबर। ये और नोट कर लीजिए। फाइबर का मतलब होता है बेसिकली लाइट वेट, लाइट वेट थ्रेड। यानी कि जितने भी थ्रेड बनेंगे, जितने भी टुकड़े बनेंगे किसी प्रोसेस के, उसमें अगर कोई लाइट वेट थ्रेड है, हल्का थ्रेड है, हल्के थ्रेड होने का मतलब वजन में नहीं, कोड में, यानी कि उस थ्रेड के अंदर कोड कम लिखा हुआ है, तो उसको कंप्यूटर में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइबर के नाम से बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए। और फाइनली आज की क्लास और आज की सभा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट अभी और बचा हुआ है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का क्या मतलब है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश हो जाने का मतलब क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट होने का मतलब क्या है। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। तो ये सब है ना, कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बताइए समझ में आई या नहीं? ठीक है, आज की क्लास और आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से पूछो। बाकी जाते जाते यही बता दूं आपको कि थ्योरी नहीं पढ़नी कहीं से भी, जो समझा रहा हूँ उसी को ध्यान से सुनते रहिए। MCQ पढ़ा करिए जितने पढ़ सकते हैं, पहले मेरे सोर्सेज से पढ़िए, यानी कि यूट्यूब और टेलीग्राम से, और इसके अलावा जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में दी थी। बाकी इसके अलावा कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ लो, और डाउट आए तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी क्लास के शुरुआत में दिया था आपको, और जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखना कि अभी क्वेश्चन कह रहा हो फिर आप कहोगे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरे को भी है ना पूरे दिन में 10 घंटे क्लास लेनी होती है, तो समय कम मिलता है व्हाट्सएप चेक कर पाने का। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट है नहीं, तो फिर आज की क्लास और आज की सभा ही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।